हेलो फोक्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सेल के 20 ऐसे फॉर्मूले जो कि आपकी लाइफ को बना देंगे आसान। मैं हूं तैयब और ये है प्रोक्योरमेंट एकेडमी। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। तो बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और सबसे पहले जो हम फार्मूला यहाँ पे सीखेंगे वो सम का फार्मूला है। और एक्सेल में सम का फार्मूला बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को टोटल करने के लिए। और यहाँ पे मेरे पास एक शीट ऑलरेडी बनी हुई है। हम शीट पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास आईटी इक्विपमेंट की एक लिस्ट है जिसमें मुख्तलिफ आईटी इक्विपमेंट की हमारे पास क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। हमें इन तमाम क्वांटिटीज़ का टोटल करना है और इसको टोटल करने के लिए जिस सेल पे मुझे इन क्वांटिटीज़ का टोटल चाहिए वहाँ पे जाकर मैं अपना कर्सर रखूँगा एंड देन टाइप करूँगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। और जिन क्वांटिटीज़ का मुझे टोटल चाहिए उनको मैं एक रेंज बना के यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दूँगा। यहाँ पे मेरे पास इनका टोटल आ गया। और इसी फॉर्मूले को आप शॉर्टकट की के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली प्रेस करेंगे ऑल्ट इज इक्वल टू एंड देन आप जो है वो रेंज सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बेसिकली क्रिएट की जाती है कि जब कोई टेक्स्ट या कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप रिपीटेशन में यूज़ करते हैं और उसको उसमें अपने टाइम सेविंग करना चाह रहे हैं कि उसको दोबारा टाइप ना करना पड़े, तो उसके लिए आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक क्रिएट करता हूँ। अब जैसे मुझे इस सेल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मैंने अपना कर्सर रखा, देन मैं ऊपर ये जो रिबन है, रिबन में दिए गए डाटा में क्लिक करूँगा। डाटा में क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा। डाटा वैलिडेशन में क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मैं जो वैलिडेशन क्राइटेरिया है यहाँ पे मैं इसको लिस्ट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे लिस्ट शो हो रहा है, लिस्ट को क्लिक करूँगा और देन यहाँ सोर्स मुझे सिलेक्ट करनी है। सोर्स में मैं ये कि जो कॉर्नर पे मेरे पास एक बटन आ रहा है, क्लिक करूँगा इसको मैं और देन मैं ये आइटम डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर दूँगा। इसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, देन अगेन एंटर प्रेस करूँगा और मेरे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि ये विजिबल रहे। अब ये देखें एडीएफ स्कैनर आ गया। ये तमाम चीज़ें जो मैंने लिस्ट में सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये थी ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट हमारे पास है सम इफ़। सम इफ़ का फॉर्मूला बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी कंडीशन के लिए कि आपको किसी स्पेसिफिक आइटम का अगर सम चाहिए हो तो वो आपको ये कैलकुलेट करके दे देगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे मैंने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है, मुझे इसमें से मैं चाहता हूँ मेरे पास सिर्फ जो एडीएफ स्कैनर है सिर्फ उसका मेरे पास सम आ जाए। तो इसके लिए मैं अप्लाई करूँगा फार्मूला इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब मुझे रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं आइटम डिस्क्रिप्शन की जो रेंज है वो सिलेक्ट करूँगा कि किस आइटम में से मुझे जो मैं फाइंड कराना चाह रहा हूँ वो मुझे सर्च करा के दें। कॉमा करूँगा फिर। अब मुझे क्या चीज़ जो है उसका सम चाहिए, मुझे एडीएफ स्कैनर का सम चाहिए तो यहाँ से मैंने एडीएफ स्कैनर को सिलेक्ट किया, देन कॉमा। अब मुझे एडीएफ स्कैनर की क्या क्वांटिटी चाहिए, अमाउंट चाहिए, कॉस्ट चाहिए, क्या मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे इसकी बेसिकली क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसकी क्वांटिटी को सिलेक्ट किया रेंज बनाकर, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखें यहाँ पे एडीएफ स्कैनर की क्वांटिटी 3 शो हो रही है और अगर आप लिस्ट में इसको वेरीफाई कराएंगे तो सीरियल नंबर 4 पे एडीएफ स्कैनर 3 क्वांटिटीज़ की शो हो रही है। इसी तरह अगर मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन लिस्ट में, मैं करता हूँ यहाँ पे फ्लैट बेड स्कैनर, तो फ्लैट बेड स्कैनर भी मेरे पास 3 शो हो रहे हैं और ये भी वेरीफाई हो रहा है सीरियल नंबर 3 पर फ्लैट बेड स्कैनर क्वान्टिटी 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवरेज का फार्मूला। एवरेज का फार्मूला किसी भी क्वांटिटी की अगर आपने एवरेज लेनी है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की आपने एवरेज लेनी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये क्वांटिटी है, मुख्तलिफ आइटम्स की क्वांटिटी है, तो मुझे इन आइटम्स की एवरेज लेनी है जो कि ये हो सकता है कि मेरी जो आईटी इक्विपमेंट की कंजम्पशन कितनी है, एवरेज कंजम्पशन कितनी है। तो इसको सिंपली अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन,
देन वो तमाम क्वांटिटीज़ मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और देन एंटर प्रेस कर दूँगा। तो मेरे पास ये एवरेज कंजम्पशन आ जाती है आईटी इक्विपमेंट की 4.71। ये आप अमाउंट में भी यूज़ कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल फिगर्स आ रहे होते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एवरेज एवरेज निकालने के लिए। इसके बाद नंबर 5 पे आता है हमारे पास इफ़ का फॉर्मूला, और इफ़ का फॉर्मूला बेसिकली कंडीशन पे यूज़ किया जाता है कि उसमें आप एक कंडीशन लगा देते हैं। जैसे इसको मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि अब जैसे मेरी ये एवरेज जो कंजम्पशन है वो अगर 4 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे शो हो जाए रिमार्क्स में कि ओवर कंजम्पशन है, और अगर 4 से कम हो तो देन मेरे पास शो हो जाए कि ये अंडर कंजम्पशन है। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, इफ़ टाइप करूँगा, इफ़ देन ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैं अपनी एवरेज कंजम्पशन को सिलेक्ट करूँगा, देन ग्रेटर देन का साइन लगाया मैंने, और अगर ये 4 से ग्रेटर है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा कि मेरे पास रिमार्क में शो हो जाए ओवर कंजम्पशन। अब वो ओवर कंजम्पशन तो हो जाए कि अगर 4 से ज़्यादा है तो ओवर कंजम्पशन हो जाए, लेकिन दो कंडीशन है इसमें, अगर 4 से ज़्यादा हो तो ओवर कंजम्पशन हो जाए, और अगर 4 से कम हो तो फिर क्या टाइप हो यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आपको रिमार्क्स में शो हो रहा है नीचे वैल्यू इफ फॉल्स, के अगर ये कंडीशन नहीं होती और दूसरी कंडीशन होती है इसके अलावा तो फिर क्या प्रिंट करवाया जाए, क्या रिमार्क्स में शो कराया जाए। तो अगर 4 से कम है तो यहाँ पे टाइप हो जाए अंडर कंजम्पशन, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये देखें 4.71 है तो यहाँ पे रिमार्क्स में शो हो रहा है ओवर कंजम्पशन। अब इसको हम इसकी एवरेज को कम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, ये एवरेज मेरे पास एवरेज कंजम्पशन 3 हो गई और रिमार्क्स में शो हो गया अंडर कंजम्पशन। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। तो इफ़ के ज़रिए आप कोई भी अगर किसी भी शीट में अगर कंडीशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इफ़ का फॉर्मूला सिंपली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर आता है हमारे पास काउंट इफ़ का फॉर्मूला, और काउंट इफ़ का जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की रिपीटेशन को काउंट करने के लिए। जैसे अब ये लिस्ट है हमारे पास, इसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आईपी फ़ोन जो है वो कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। यहाँ पे तो जैसे आईपी फ़ोन एक दफ़ा शो हो रहा है, तो इसको हम बाद में चेंज करते हैं। पहले इसको फार्मूले को अप्लाई करते हैं। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, देन ब्रैकेट ओपन, रेंज यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेनी है। रेंज हमने ये सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया को मैं यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और देन ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये शो करा रहा है कि मेरे पास फ्लैट बेड स्कैनर कितनी दफ़ा जो है वो शो हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो सीरियल 3 पर हमारे पास सिर्फ एक ही दफ़ा फ्लैट बेड स्कैनर आया है। अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ लिस्ट में और यहाँ पे कहीं पेस्ट कर देता हूँ अगेन फ्लैट बेड स्कैनर को, तो अब देखेंगे फ्लैट बेड स्कैनर हमारे पास यहाँ पे 2 शो हो जाते हैं। अब इसी तरह मैं कोई और आइटम सर्च करूँगा, यहाँ पे जैसे आईपी फ़ोन करूँगा तो आईपी फ़ोन 1 हो गया। फ्लैट बेड स्कैनर क्योंकि हमने लिस्ट में 2 टाइप किए हैं तो फ्लैट बेड स्कैनर यहाँ पे आपको 2 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर 7 पे वी लुकअप का फॉर्मूला, और वी लुकअप का फॉर्मूला मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, और ये किसी भी चीज़ को फाइंड कराने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपके पास कोई लिस्ट है तो आप उसमें कोई चीज़ फाइंड कराना चाह रहे हैं तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। अब जैसे इस लिस्ट में मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे पास SKU ID है, आइटम डिस्क्रिप्शन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और क्वांटिटी है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे SKU ID लिखूँ और मेरे पास आइटम डिस्क्रिप्शन जो है वो शो हो जाए। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला टाइप करूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप
ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू के मुझे एसक्यू आईडी जो मैं सर्च कराऊंगा वो कहाँ कहाँ पे होगी, मैं एसक्यू आईडी इस सेल पर रखकर सर्च कराना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपना टेबल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैंने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया। टेबल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दूंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर बेसिकली होता ये है कि जो आपको कॉलम चाहिए हो, जिस कॉलम को आप सर्च कराना चाह रहे हो। अब जैसे यहाँ पे ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 ये आइटम डिस्क्रिप्शन है, कॉलम नंबर 3 यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और कॉलम नंबर 4 क्वांटिटी है। यहाँ पे मुझे जो चीज़ चाहिए वो कॉलम नंबर 2 है। तो यहाँ पे मैं 2 टाइप करूँगा, देन कॉमा, और मुझे ये एग्जैक्ट मैच चाहिए, जो मैं टाइप कर रहा हूँ मुझे वो एग्जैक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। अब जैसे यहाँ पे मैं SKU ID लिखूँगा। अब 11520 मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। ये देखें मेरे पास जो आइटम डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ जाती है। इसी तरह मैं अगर इसके SKU चेंज करूँगा, 11324 करता हूँ, तो मेरे पास ये आइटम चेंज हो रहा है। ये तमाम चीज़ें आप लिस्ट से वेरीफाई भी कर सकते हैं। 11324 पे हम जाते हैं जो हमारे यहाँ पे सीरियल नंबर 2 पे है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कंप्यूटर कोर i5 11th जनरेशन। ये तो हमारे पास SKU की मदद से हमने आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जान ली। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसकी क्वांटिटी भी देख सकते हैं। तो सिंपली हम इसके लिए क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इस फॉर्मूले को और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ से कॉपी किया। अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको। अब बेसिकली हमें कॉलम नंबर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 पे जो क्वांटिटी है हमें वो चाहिए। यहाँ पे हम 4 टाइप करेंगे एंड देन एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्वांटिटी शो हो जाएगी। हमने SKU ID दी, SKU ID ने हमें बताया कि आपका आइटम डिस्क्रिप्शन ये है और इसकी क्वांटिटी ये आ गई। इसी तरह हम इसकी क्वांटिटी SKU ID चेंज करते हैं, 11220 करते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन में IP पून शो हो जाता है और क्वांटिटी इसकी एक आ रही है। और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, सीरियल 6 पर हमारे पास IP पून आ रहा है और क्वांटिटी इसकी एक शो हो रही है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रॉपर का फंक्शन। और प्रॉपर का फंक्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी जो आपका टेक्स्ट है, जैसे अगर वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है तो उसको वो सेंटेंस लेटर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारे पास ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जो यूनिट्स हैं ये ईच में आ रहे हैं, और ये ईच जो टाइप हुआ हुआ है ये कैपिटल लेटर्स में हुआ हुआ है, और इसको अगर सेंटेंस लेटर में हम करना चाहेंगे तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन एंड देन जो टेक्स्ट है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब ये देखेंगे जो आपका टेक्स्ट जो कैपिटल लेटर्स में था वो अब सेंटेंस लेटर्स में, सेंटेंस केस में हो गया है। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 9 पर कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला। कॉन्कैटिनेट का जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली किसी भी दो जो टेक्स्ट होते हैं उनको आपस में कंबाइन करने के लिए, मिलाने के लिए। अब जैसे कि मेरे पास, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ प्रोक्योरमेंट एकेडमी। अब मेरे पास ये दोनों सेल्स पर अलग अलग टेक्स्ट लिखे हुए हैं और मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरे पास अब ये एक ही टेक्स्ट में लिखे हुए आ जाएं। तो इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट 1, देन कॉमा में दूंगा, फिर टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करूँगा और मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। अब आप ये देखेंगे कि इस फंक्शन के ज़रिए ये टेक्स्ट जो है कंबाइन तो हो गया, लेकिन इसमें अब स्पेस नहीं आ रहा। तो इसमें स्पेस लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा इसको लगाऊंगा फंक्शन को, कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट किया मैंने, कॉमा दिया।
अब यहाँ पे स्पेस देने के लिए मैं यूज़ करूँगा इन्वर्टेड कॉमा, देन एक स्पेस दूंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा लगाऊंगा और फिर मैं टेक्स्ट 2 सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा। अब ये देखें मेरे पास स्पेस भी आ गई प्रोक्योरमेंट एकेडमी में। पहले जो हमने यूज़ किया था तो उसमें हमने स्पेस नहीं लगाई थी, और इसमें जब हमने स्पेस लगाई तो हमारे पास इस जो स्पेस है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो, ये तमाम जो चीज़ें थी ये एक्सेल के बेसिक फंक्शंस और फार्मूले थे। इसके बाद जो हमारे पास नंबर 10 पे आ जाते हैं, ये बेसिकली किसी भी कॉस्ट को अगर आप जब सेव करते हैं, ये मोस्टली प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर ये है कि सिंपली हम अपनी शीट पे आते हैं यहाँ पे, कि आपने वेंडर से एक प्रोडक्ट की प्राइस ली, उसने आपको कोट की 100,000 और आपने उससे नेगोशिएट कराया 5,000, ने आपने उससे डिस्काउंट ले लिया। तो इसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर ये है कि सिंपली आपने जो आपकी अमाउंट है ओरिजिनल प्राइस, उसमें से माइनस करा दिया आपने जो आपकी नेगोशिएटेड प्राइस है उसको। तो ये आपके पास कॉस्ट सेविंग निकल कर आ गई। और इसी की अगर आपको परसेंटेज जाननी है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप पहले ब्रैकेट लगा देंगे, इज इक्वल टू माइनस नेगोशिएटेड प्राइस ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी, उसमें क्या उसको सिलेक्ट किया आपने और देन एंटर प्रेस कर दिया। तो ये आपने 5% जो है वो कॉस्ट सेविंग की है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आ जाता है वो नंबर 11 पे कॉस्ट पर यूनिट का आ जाता है। और कॉस्ट पर यूनिट फार्मूले को हम कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरीके से कि आपके पास जो आइटम की टोटल कॉस्ट आ रही है, जो आपने प्रोड्यूस किए हैं या परचेज़ किए हैं, वो 50,000 के आपने परचेज़ किए हैं या प्रोड्यूस किए हैं, और जो यूनिट परचेज हुए हैं उनकी क्वांटिटी 10,000 है, या जो आपने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो 10,000 की क्वांटिटी है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो सिंपल फार्मूला है आप उसके लिए यूज़ करेंगे इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट परचेज्ड। तो ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आ गई कि 5 का आपको एक आइटम जो है वो पड़ा है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर 12 पर लीड टाइम का फार्मूला। और लीड टाइम का फार्मूला बेसिकली यूज़ किया जाता है कि जब किसी सप्लायर को आप ऑर्डर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और उस प्रोडक्ट के ऑर्डर से लेकर प्रोडक्ट की डिलीवरी तक का जो टाइम होता है वो लीड टाइम कहलाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, जैसे लीड टाइम पे डेट ऑफ ऑर्डर हमारे पास 1 मार्च 2024 है और डेट ऑफ रिसिप्ट जो है वो 28 अगस्त 2024 है। तो हमें अब ये जो डेज़ हैं, इन दोनों डेट्स की आपस में जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। और ये जो डिफरेंस है हमें ये डेज़ में भी चाहिए, मंथ्स में भी चाहिए और वीक्स में भी चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारे पास डेट ऑफ रिसिट है उसको माइनस कर देंगे डेट ऑफ ऑर्डर से। तो ये हमारे पास डेज निकल कर आ गए, 180 डेज़ का हमारे पास ये लीड टाइम है। इसी तरह अगर हमें ये मंथ में चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ रिसिट माइनस डेट ऑफ ऑर्डर ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें ये मंथ्स में चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 30 से। तो ये हमारे पास 6 मंथ्स का जो है वो लीड टाइम आ गया यहाँ पे। इसी तरह वीक्स के लिए भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ रिसिट माइनस डेट ऑफ ऑर्डर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, अब वीक्स में हमारे पास 7 डेज होते हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, देन हमारे पास ये वीक्स निकल कर आ गए। तो ये लीड टाइम का फार्मूला हो गया हमारे पास। नंबर 13 पे आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की ऑप्टिमम क्वांटिटी को ऑर्डर लेवल जानने के लिए, कि हमें कितनी क्वांटिटी जो है उस प्रोडक्ट की ऑर्डर करनी चाहिए। और इस फार्मूले को हम यहाँ पे अपनी शीट में अप्लाई करते हैं। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारे पास, ई ओ क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2ds डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पे जो डी है हमारे पास एनुअल डिमांड है 50,000, और एस जो है वो शो करता है सेटअप कॉस्ट या जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको, वो हमारी 50 पर ऑर्डर है। और एच जो शो करता है वो होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट को शो करता है कि
किसी भी प्रोडक्ट को हमें जो उसकी होल्डिंग कॉस्ट है वो कितनी बेयर करनी पड़ रही है। तो ये हमारे पास डाटा मौजूद हो गया, हमें इसका EOQ निकालना है। तो हम सिंपली इसका फॉर्मूला टाइप करेंगे, स्क्वायर रूट ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई बाय जो हमारी एनुअल डिमांड है, अगेन मल्टीप्लाई बाय एस जो कि हमारी सेटअप कॉस्ट है, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम और इसको डिवाइड कर देंगे एच से, यानी होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट से, और देन हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास EOQ की जो है वो वैल्यू निकल कर आ गई कि हमारे पास जो 223.61 है ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। यहाँ पे जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है हमारे पास चीज़ वो है अंडर एज कॉस्ट और अंडर स्टॉक कॉस्ट। ये जो अंडर स्टॉक कॉस्ट और अंडर एज कॉस्ट है ये बेसिकली यूज़ की जाती है पेरिशेबल आइटम्स के लिए। और फॉर एग्जांपल आपका एक रिटेल स्टोर है या आप ऐसा कोई पेरिशेबल आइटम सेल करते हैं जिसमें आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक कस्टमर लेने आता है और आपके पास उस क्वांटिटी का स्टॉक मौजूद नहीं है, तो उसकी आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है जो कि आपका पोटेंशियल कस्टमर जो प्रोडक्ट लेने चाह रहा था वो स्टॉक की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से आप उसको नहीं सेल कर पाए, तो ये एक आपका लॉस जो है वो कंसिडर होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे एक प्रोडक्ट की प्राइस है 5,000 और वो कॉस्ट जो है उसकी आपको 4,500 की पड़ती है, और जो आपका जो प्रॉफिट था वो 500 था। तो जो आपकी अंडर स्टॉक कॉस्ट है उसको निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, प्राइस माइनस कॉस्ट कर देंगे। तो जो आपका प्रॉफिट था, जो पोटेंशियल कस्टमर जो जो आपकी प्रोडक्ट लेने आया था वो नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से आपका जो प्रॉफिट था, जो पॉसिबल प्रॉफिट आपको होने वाला था वो आपके पास से चला गया। तो ये कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, अंडर स्टॉक कॉस्ट 500 रुपये। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास ओवर एज कॉस्ट ओवर स्टॉक कॉस्ट, ये भी सिंपली रिलेट करता है पिछले जो हमने फार्मूला सीखा था अंडर एज कॉस्ट ओवर अंडर स्टॉक कॉस्ट से। अब इसमें सिचुएशन ये है कि आपके पास जो स्टॉक है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, और जो ज़रूरत से ज़्यादा है और जिसकी कस्टमर डिमांड भी नहीं है, तो उसकी भी आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है, इसको हम हाईलाइट भी कर देंगे यहाँ पे। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट की प्राइस है 5,000, कॉस्ट उसकी है 4,500 और सेल्वेज वैल्यू है 800। सेल्वेज वैल्यू बेसिकली ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें कितना अमाउंट जो है वो आप रिकवर कर सकते हैं। अब वो अमाउंट आप उस प्रोडक्ट को स्क्रैप में सेल करें या किसी भी तरीके से जो है वो अमाउंट उसकी अगर कोई रिकवर हो जाती है तो वो आपकी सेल्वेज वैल्यू कहलाएगी। अब जैसे आपके पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट की प्राइस थी 5,000, कॉस्ट उसकी 4,500, तो आपने आपकी जो सेल्वेज वैल्यू है वो 800 थी। तो आपने सिंपली इसको जो आपकी कॉस्ट थी आपने इसको माइनस किया सेल्वेज वैल्यू से, देन आपको जो अब जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी ओवर स्टॉकिंग की वजह से, जो आपने जो ओवर स्टॉक कर दिया था सामान, उसकी आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे शो हो रही है 3,700 रुपये। नंबर 16 पर जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो डेडलाइन ट्रैकर है। और डेडलाइन ट्रैकर बेसिकली कोई भी आपके प्रोजेक्ट की या किसी भी इक्विपमेंट जो आपने परचेज़ किया है उसकी डेडलाइन अगर कहीं शो हो रही है तो आप उसमें ये चेक करना चाहते हैं कि कितने डेज़ उसमें से रिमेनिंग हैं या कितने डेज़ उसमें ओवर ड्यू हो चुके हैं। तो ये डेडलाइन का फार्मूला जो है उस वक्त यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे डेडलाइन यहाँ पे ट्रैकर का एक हमने डेटा गैदर किया हुआ है। हमारे पास ये कुछ डेडलाइंस आ रही हैं, 1 मार्च 2024, 5 मार्च 2024, 8 मार्च 2024 और 30 मार्च 2024। तो इसको हमने चेक करना है कि इसमें हमारे पास कितने डेज़ ओवर ड्यू हो चुके हैं इस डेडलाइन को फॉलो करते हुए, या कितने डेज़ इसमें रिमेनिंग है। तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस कर देंगे ये डेट। इसको हम सिंपली यहाँ से नंबर कर देंगे और एंटर कर देंगे।
इसके बाद हम जाएंगे Ctrl+1 प्रेस करेंगे। इन तमाम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कस्टम में आएंगे और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे, ब्रैकेट रेड, यहाँ पे हैश दिया हमने। हैश देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेज ओवरड्यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉलन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, ब्लू ब्रैकेट क्लोज, हैश देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे डेज रिमेनिंग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अगेन हम कॉलन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद हम इधर ब्लैक लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे हम हैश देंगे। हैश देने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा में दोबारा लिखेंगे टुडे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ से हम ओके प्रेस कर देंगे। अब जैसे देखें यहाँ पे आपको तमाम जो है वो शो हो रहा है कि आपका 1 मार्च आपकी डेडलाइन थी। तो अब जैसे आज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 9 मार्च जो है वो हमारे पास करंट डेट शो हो रही है। तो आपकी 1 मार्च भी गुजर गई है, आपकी 5 मार्च भी गुजर गई है, यानी 4 डेज़ ओवरड्यू हो चुके हैं। ऊपर वाली में 8 डेज़ ओवरड्यू हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं, यहाँ पे 8 की जगह इसको 9 करते हैं, तो ये हमारे पास टुडे शो हो गया। और 30 मार्च में हमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके पास 21 डेज़ रिमेनिंग हैं। तो ये था बेसिकली डेडलाइन को जो ट्रैकर है उसका फॉर्मूला। और नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो टोटल कॉस्ट है नंबर 17 पर, कि टोटल कॉस्ट अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो वो किस तरीके से करेंगे। तो हम अपनी शीट पर आ जाते हैं अगेन, और जो भी टोटल कॉस्ट होती है इसमें बेसिकली 2 किस्म की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। इसमें एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डेटा में शो हुई भी है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास किसी भी आइटम की 10,000 है और इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 15,000 है। तो सिंपली हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को एडअप कर देना है, इज इक्वल टू प्लस ये हो गया और हमने एंटर कर दिया। तो आपकी जो भी इक्विपमेंट की जो कॉस्ट थी वो 25,000 आ जाएगी। तो ये था टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर 18 पर रीऑर्डर क्वांटिटी का। रीऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को या आप इन्वेंट्री में आपका पास कोई ऐसा आइटम है कि आप उसको रीऑर्डर करना जा रहे हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो हमें रीऑर्डर करनी चाहिए। तो सिंपली हम आ जाते हैं अपनी शीट की तरफ और हमारे पास एक प्रोडक्ट है इन्वेंट्री में टी शर्ट, और इसकी हम रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। और रीऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास एवरेज डेली कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इसका थोड़ा हमारे पास डेटा मौजूद है। जैसे टी शर्ट हमारे पास जो इन्वेंट्री जिसकी पड़ी हुई है वो 38,000 यूनिट्स की इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है। क्वांटिटी सोल्ड इन अ मंथ जो हमारे पास एवरेज मंथली सेल है वो 8,500 की है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज डेली कंजम्पशन का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस इक्वल टू जो आपकी मंथली कंजम्पशन है उसको सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 30 से। तो ये आपके पास जो डेली कंजम्पशन है, एवरेज डेली कंजम्पशन, वो निकल कर आ जाएगी 283.33 यूनिट्स जो टी शर्ट्स के हैं वो आपकी एवरेज डेली कंजम्पशन है। अच्छा, लीड टाइम जो आपको सप्लायर की तरफ से दिया जाता है कि अगर आप आज ऑर्डर देंगे तो आपको यहाँ पे 15 दिन बाद आपको ऑर्डर सप्लायर की तरफ से रिसीव होगा। सेफ्टी स्टॉक 7 दिन का आपके पास पड़ा हुआ है कि किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से अनसर्टेनिटी डिमांड में अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो आपने ये एक सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रखा हुआ है 7 डेज़ का। और यहाँ पे हमने डेज़ ऑन हैंड कैलकुलेट करने हैं। डेज़ ऑन हैंड बेसिकली कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं कि जैसे आपके पास ये इन्वेंट्री 38,000 यूनिट्स तो पड़े हुए हैं, लेकिन ये इन्वेंट्री कितने दिन जो है वो आपके लिए चल जाएगी, कितने दिन के लिए कारआमद है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आपने जो आपकी इन्वेंट्री है 38,000 को आप डिवाइड करा देंगे जो आपकी एवरेज डेली कंजम्पशन है उससे। तो आपको ये कैलकुलेट कर देगा कि आपके पास 134 दिन की जो है वो इन्वेंट्री मौजूद है। तो हम यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू एवरेज डेली सेल, ब्रैकेट हम लगाते हैं, ओपन करते हैं हम, एवरेज डेली कंजम्पशन आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। लीड टाइम हमारे पास यहाँ पे 15 दिन का है,
देन ब्रैकेट क्लोज, और हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो आपके पास ये सेफ्टी स्टॉक का है, सेफ्टी स्टॉक है, ये 7 दिन का है। 7 दिन का मतलब ये है कि आपके पास हर दिन में 283 के जो यूनिट्स हैं वो टी शर्ट के, वो एज अ सेफ्टी पड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई पे जो आपकी एवरेज डेली कंजम्पशन है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपकी जो टोटल सेफ्टी स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो निकल कर सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 7 को 283.33 से, और देन ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो रीऑर्डर क्वांटिटी है यहाँ पे निकल कर सामने आ जाएगी कि मुझे जो ऑर्डर करना है वो 6233 क्वांटिटी का करना है। तो ये मेरे पास एक ऑर्डर रीऑर्डर क्वांटिटी निकल कर आ गई। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है वो है रीऑर्डर पॉइंट का। रीऑर्डर पॉइंट मतलब ये हमें रिफ्लेक्ट करता है कि हमें कितने दिन बाद जो है वो प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है। तो इसका भी हमारे पास एक फार्मूला है कि रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कंजम्पशन। तो हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी हमारे पास निकली हुई है। तो रीऑर्डर पॉइंट को हम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला टाइप करेंगे, इज इक्वल टू रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कंजम्पशन। तो ये 22 दिन का शो कर रहा है कि हर 22 दिन बाद आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है 6233 यूनिट्स का। तो ये हमारे पास रीऑर्डर पॉइंट निकल कर आ गया। इसमें जो मेन चीज़ समझने की ये है कि अभी ये आपके पास 134 दिन का जो इन्वेंट्री है वो ऑलरेडी मौजूद है, और आज के दिन अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं, इसी क्वांटिटी को दोबारा रीऑर्डर करते हैं 6233 को, तो ये आपके पास ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, और इसकी आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी ओवर स्टॉकिंग की सूरत में, यानी कैरिंग कॉस्ट की सूरत में। और इससे बचने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि आप सिंपली जो आपके पास 134 दिन है उसको आप लेस करा देंगे 22 दिन से, यानी आप 22 दिन पहले आ जाएंगे। 134 से अगर आप 22 दिन लेस करेंगे तो ये 112वें दिन आपके पास जो इन्वेंट्री की जो सिचुएशन होगी वो कुछ यूँ होगी कि 112 मल्टीप्लाई पे जो आपकी एवरेज डेली कंजम्पशन है उसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे इससे। तो आपके पास जो 112वें दिन इन्वेंट्री का स्टेटस होगा वो कुछ यूँ होगा कि 31,766 यूनिट्स आप सेल कर चुके होंगे या सेल कर रहे होंगे। तो 112वें दिन आकर आपने जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देना है 6233 यूनिट का, ताकि आपके पास एक ऑप्टिमल जो है क्वांटिटी वो मेंटेन रहे, इन्वेंट्री की स्टेटस मेंटेन रहे। तो जब आप 134वें दिन आएंगे तो 134वें दिन आपके पास ये क्वांटिटी दोबारा आपकी इन्वेंट्री में आ जाएगी, और आप ओवर स्टॉकिंग कॉस्ट से बच सकेंगे। नंबर 20 पर आ जाता है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला यूज़ किया जाता है जब किसी इक्विपमेंट में या किसी प्रोजेक्ट में जब कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसका रिटर्न देखने के लिए कि उस इन्वेस्टमेंट से हमें कितना रिटर्न हो रहा है प्रॉफिट की सूरत में या सेविंग की सूरत में, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको हाईलाइट कर देंगे, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका कार ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, जैसे हमने कोई इक्विपमेंट परचेज़ किया, इन्वेस्टमेंट की उस पर, और उसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट की वो 5,56,265 की इन्वेस्टमेंट की, और उसमें से जो हमें नेट प्रॉफिट हुआ वो 41,213 का हुआ। तो अब हम इसकी आरओआई जानना चाह रहे हैं। तो इसकी आरओआई जानने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको नंबर में सेट कर देते हैं, और इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से, और इसको हम यहाँ पे परसेंटेज कर देंगे। तो ये हमारे पास 7.41 की जो परसेंटेज है ये हमारी आरओआई है कि हमें इसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट की उससे हमें जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी 7.41 की जो परसेंटेज आ रही है। तो ये थी एक वीडियो एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।